राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार अलेक्जेंडर रोडनेंस्की ने बखमुट से यूक्रेनी सेना को पीछे हटाने को लेकर कहा क्या है, चलिए वो आपको बता देते हैं। तो क्या कहा है उन्होंने ये कहा कि बखमुट से यूक्रेनी सेना पीछे हटेगी। दरअसल ज़ेलेंस्की के सलाहकार अलेक्जेंडर ने ये बड़ी बात कही है और उसको इस तरीके से समझिए, उनके बोलने का जो मतलब है उसको अगर आप इस वॉर जोन में जो इस वक्त हालात है उससे समझेंगे तो उन्होंने कहा कि कीव बखमुट से सेना पीछे हटाने पर विचार कर रहा है। रणनीतिक रूप से सेना पीछे हट रही, यानी कि यूक्रेन ये विचार कर रहा है कि रणनीतिक रूप से अब सेना बखमुट को खाली कर दे। हमारी सेना सभी विकल्पों को देख रही है, रोडनेंस्की ये भी कहते हैं। और इसके आगे वो कहते हैं कि पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो गई, लेकिन रणनीतिक रूप से पीछे हटने का जाहिर तौर पर मतलब यही है कि बखमुट अब भूतों का शहर बन चुका है, वहां सिर्फ लाशें बिछी हुई हैं। रूस ने भी अपना बहुत कुछ खोया है, ये दावा भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि रूस को बहुत नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और यूक्रेन का ये भी कहना है कि रणनीतिक रूप से अब हम यहां से बखमुट से पीछे हट रहे हैं। बहुत सारी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, लेकिन चलिए आपको और बेहतर तरीके से आप समझ पाएं कि बखमुट से पीछे हटने का इंपैक्ट क्या होगा। उसके लिए जरूरी है कि आप जो भौगोलिक स्थिति है वहां की वो समझें। तो यूक्रेन मैप के जरिए बखमुट का इलाका आपको दिखाते हैं और उसके बाद आप समझेंगे कि ये इलाका आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। और बखमुट और सोलेडोर ये दो जगह जहां पर है, यहाँ रूसी सेना और उसकी जो प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप अपने कब्जे में ले रही है। तो चलिए मैप के जरिए आपको समझाएं अगर हम, तो इसको देखिए, ये रूस है, ये है यूक्रेन। ये जो रूस यूक्रेन का हिस्सा है, जो ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है, वो रूस से लगा हुआ है। यहीं पर डोनबास है, डोनेस्क और लुहांस्क। जैसा कि हमेशा रोजाना मैं आपको समझाती हूँ कि यूक्रेन का जो मैप है वो कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ईस्टर्न यूक्रेन की हम बात करें, सोलेडर और बखमुट यहीं पर है। ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा है जो कि रूस से सटा हुआ है। ऐसे में डोनबास को अपने कब्जे में रूस ले चुका है। अब बखमुट और सोलेडर को अपने कब्जे में लेने की बात रूस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि यूक्रेन ये कह रहा है कि रणनीतिक रूप से हम इससे पीछे हट रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ईस्टर्न यूक्रेन का जो ये तमाम हिस्सा है, इन सब पर अब रूस का प्रभुत्व नजर आएगा। बखमुट और सोलेडर ये दो जगह ऐसी है जहां हाल ही में रूसी सेना और उसकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने कब्जे के लिए कत्लेआम मचाया। और इसी के बाद अब ये बड़ी बात सामने आ रही कि बखमुट से पीछे हट जाएगी यूक्रेनी सेना। इसको इस तरीके से समझिए, जो ईस्टर्न यूक्रेन का ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा डोनबास से लेकर के बखमुट से, सोलेडर से, ये सारा हिस्सा अब रूस के कब्जे में आ जाएगा। और रूस से सटा हुआ तमाम इलाका, क्योंकि आपको याद होगा ना कि जब ये जंग शुरू हुई थी तभी रूस ने ये कहा था कि ये जो दो प्रांत है, लुहांस्क और डोनेस्क, इन्हें हम अलग प्रांत घोषित करते हैं। इसके बाद पिछले साल दिसंबर की बात है जब इन दोनों ही इलाकों पर यहाँ पर कब्जे की बात रूस ने इसको घोषित किया था। और अब सोलेडर और बखमुट से पीछे हटती है अगर यूक्रेनी सेना, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये पूरा का पूरा इलाका अब रूस के कब्जे में आ जाएगा। और देखिए हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच सर जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाच, किस तरीके से देखते हैं बखमुट से यूक्रेनी सेना का पीछे हटना? और ये बात खुद यूक्रेनी सेना की तरफ से कही गई है कि कीव ये डिसाइड कर रहा है कि अब बखमुट को हम खाली करेंगे। किस तरीके से इसको देखते हैं? कितनी बड़ी बढ़त ये रूस के लिए है और यूक्रेन के लिए इसका क्या इंपैक्ट आप समझ पा रहे हैं? और देखो नैना, इसमें ये देखना पड़ेगा, सच्चाई ये है श्वेता बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इस इलाके को देखें तो जो बखमुट है वो उसको बोलते हैं गेटवे टू ईस्टर्न यूक्रेन। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर है। और अगर अभी बखमुट और सोलेडर को ले लिया, बिकॉज सोलेडर को लेना बहुत जरूरी था बखमुट से लेने से पहले, वो सैटेलाइट टाउन है। मगर अब अगर बखमुट आ जाता है रूस के कब्जे में तो ये सच्चाई है, ये लुहांस्क डोनेस्क का एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कब्जे में रहेगा रूस के। क्योंकि अगर आप मैं अपने दर्शकों का ध्यान ले जाऊं कि जब 24 फरवरी पिछले साल 2022 में इसने अटैक किया था, रूस ने मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन, तो उसने जो 4 रीजन डोनबास के, 2 डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासोन को अपने जीत लिया था और फिर पेल्बासाइड करके उसको मिला लिया। मगर 15 से 20 हजार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका दोबारा यूक्रेन ने जीत लिया था और अब वो धीरे धीरे रूस इसको वापस ले रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट था ये बखमुट। अगर बखमुट रूस के पास आ जाता तो बहुत बड़ी जीत है रूस के लिए, क्योंकि ये माइन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन हब सेंटर है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये गेटवे टू ईस्ट यूक्रेन है। अगर बखमुट गिर जाता है रूस के हाथ में तो ये डोनबास का इलाका जो है वो रूस के कब्जे में हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बात हो रही है ईस्टर्न क्रेसेंट की, कि ये जो इलाका है करीब करीब 200 से 250 किलोमीटर चौड़ा है और 1700 किलोमीटर के करीब लंबाई है। इसके कह रहे हैं बफर जोन बनाने की।
और ये जो बफर जोन है इसके अंदर ये डॉनबस भी आता है, जापोरिजिया, खारासोन, क्योंकि ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में। अगर लड़ाई रुकनी है तो कुछ न कुछ रूस को ये नाटो को नहीं चाहता बिल्कुल नजदीक आए, तो ये बफर जोन बनने की बात है। तो ऐसे में जिस प्रकार से बखमुट अब रूस ने अपने कब्जे में कर दिया, सोलेडर कर लिया है, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है रूस के लिए। और ये डॉनबस का इलाका काफी हद तक रूस के हाथ में हो जाएगा। रूस की प्रायोरिटी थी सर, मुझे जहां तक याद है रूस की प्रायोरिटी थी कि डोनबास वाला इलाका जो है वो रूस के कब्जे में आ जाए। अब बने रहे हमारे साथ। दरअसल बखमुट में अभी क्या मौजूदा हालात है उससे पहले अपने दर्शकों को समझा देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने बखमुट शहर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है और लगातार इस शहर पर जो अटैक किया गया उसके बाद अब ये शहर खंडहर में तब्दील होता हुआ नजर आता है। रूस के जो वैगनर ग्रुप है उसने क्रूरता की तमाम हदें पार करके महीनों तक यहां कत्ले आम मचाया है। इसके बाद क्या हुआ, बखमुट शहर लाशों के ढेर से भरा पड़ा है। बखमुट से 90% लोग पलायन कर चुके हैं क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे हैं कि यहाँ कोई रह नहीं सकता। जहां भी देखिए यहाँ पे लाशें नजर आती हैं। यूक्रेन बखमुट पर दोबारा कब्जा नहीं कर पा रहा है, ये भी बड़ी बात है और यही वजह है कि यूक्रेन ने पीछे हटने की बात कही है। बखमुट में रूसी आर्मी वैगनर ग्रुप को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। 50,000 से ज्यादा सैनिकों की या तो मौत हो गई है या वो लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली यही हुआ है कि अब जब बखमुट छोड़ने से बखमुट से पीछे हटने की बात यूक्रेन ने कर दी है तो ये जाहिर तौर पर रूस के लिए एक बहुत बड़ी बढ़त है। असर बखमुट के हालात अब ये हो गए कि वो शहर नहीं अब खंडहर मानो नजर आता है, एक मलबा नजर आता है जहां लाशों के ढेर लगे होते हैं। हालांकि बहुत बड़ा दावा यह भी है कि रूस को बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन जो आखिरकार कहते हैं कि युद्ध का जो अंत उस शहर में अगर हम देखें तो वो यूक्रेन के पीछे हटने से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल ठीक बोला श्वेता आपने कि सच्चाई ये है कि जो बखमुट है इसमें लड़ाई बहुत जोरों से हुई है, सोलेडर में भी, और इसमें रूस ने भी काफी वैगनर आर्मी को बहुत नुकसान हुआ। और ये भी सच्चाई है कि बखमुट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये डॉनबस का इलाका पूरा, इसके अंदर 60 से 70% जो लोग थे रशियन स्पीकिंग थे और 18% लोगों के पास पासपोर्ट भी रशियन था। तो ये सच्चाई है, जो इलाका इन्होंने लिया था पहले और बखमुट को दोबारा ले लिया था यूक्रेन ने, अब रूस ने ले लिया है, ये काफी अहम जीत है। और ये डॉनबस का इलाका अब धीरे धीरे रूस इसको लेने की कोशिश कर रहा है। मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन भी बहुत ज्यादा तैयार है। यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं, जो ऑफेंसिव हथियार हैं, जिस प्रकार से हाईमार्स है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर है, लाइट टैंक है, बस्तरबंद गाड़ियां हैं, ड्रोन्स हैं, और अब बात हो रही है कि लेपर्ड 2 की जो पोलैंड से आ रहे हैं, जर्मन मेड हैं, चैलेंजर 2 ब्रिटेन से और अब्राहिम M। तो मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई इतनी आसानी से बंद होगी। बखमुट तो चला गया रूस के पास, मगर अब खारासोन अभी भी यूक्रेन के पास है। और इसका कहना ये बड़ा मुश्किल है कि क्या बखमुट एक बार चला गया कि यूक्रेन दोबारा इसको कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़ाई डॉनबस की बहुत ज्यादा जबरदस्त करने वाली है। जैसा हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं, एक मेजर स्प्रिंग ऑफेंसिव रूस लॉन्च करेगा, वो होगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि अभी जो जमीन है उसके अंदर बर्फ पड़ी हुई है और सोगी है, टैंकों का चलना बड़ा मुश्किल है। मगर जैसे ही अप्रैल आएगी तो जमीन हार्ड हो जाएगी और वहां से टैंकों के जमावड़े के साथ, जहां 2-2.5 लाख के करीब रूस ने अपना सैनिक इकट्ठे किए हुए हैं ईस्टर्न यूक्रेन प्लस आपका बेलारूस में और क्रीमिया से, वो एक मेजर ऑफेंसिव से पहले रूस चाहता है कि डॉनबस का इलाका वो एक बार कंसोलिडेट करे। और मुझे लगता है वही इसकी अभी स्ट्रेटेजी है कि जो इलाका उसको लूज कर गया था, जैसे बाखमुट है, खारासोन को भी वो ट्राई करेगा और फिर उड़ीसा की तरफ भी ट्राई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उड़ीसा जो है ब्लैक सी में है, पोर्ट है यूक्रेन का। अगर वो चला जाता है तो उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फिर वो एक प्रकार लैंडलॉक कंट्री हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब बड़ा आइडिया क्लियर है पुतिन का कि मेजर स्प्रिंग ऑफेंसिव से पहले डॉनबस का जो इलाका उनका होना चाहिए था, जो यूक्रेन ने दोबारा ले लिया था, उसको लेने की कोशिश करेंगे श्वेता। और उस कोशिश में काफी हद तक कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। सर आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि रूस यूक्रेन महाजंग के बीच जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। जी हाँ, बड़ी जानकारी है कि 24 घंटे के भीतर रूस ने 85 से ज्यादा अटैक किए हैं यूक्रेन के 5 इलाके में। रूस का जोरदार अटैक, रूस ने यूक्रेन पर 12 एयर स्ट्राइक किए हैं। रूसी हमले में हालांकि कई यूक्रेनी सिविलियंस भी घायल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए एक के बाद एक जो हमले किए गए हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। अभी भी जो पुतिन का विजय मार्च है वो यूं ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को तबाही की कगार पर ला करके रूस ने छोड़ दिया है, खंडहर में तब्दील कर दिया गया है ज्यादातर शहरों को, और इस वक्त भी जो हमले हैं वो जारी हैं।
तो ये स्कूल का एक कमरा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जहां आप देख सकते हैं जहां बच्चे कभी पढ़ा करते थे वहां अब सिर्फ टूटे हुए टेबल कुर्सियां और ब्लैक बोर्ड नजर आता है। और ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी सैन्य अड्डों को भी चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने पर, तबाह करने पर, सबसे ज्यादा चोट करने पर रूस जानबूझकर टारगेट कर रहा है और ऐसे में काफी हद तक उसमें कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि रूस के कौन कौन से अटैक में वो यूक्रेन के इलाके हैं जो खासतौर पर रूस के टारगेट में है। तो कौन कौन से वो इलाके, अगर इसको आप समझें, जिस पर अब जाकर के जो 1 साल हो चुका है इस जंग को, उसके बाद रूस खासतौर पर टारगेट कर रहा है, तो उन इलाकों की अगर आपको जानकारी दे तो बखमुट, जैसा कि लगातार हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, तो वो कौन कौन से इलाके हैं वो देखिए। अगर आप देखेंगे अगर इन सब तमाम इलाकों के, तो ज्यादातर जो इलाके हैं वो रूस से सटे हुए हैं, यानी कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है वही इलाके हैं जिसमें लिमांस्क है, कुपियांस्क है, बखमुट है, इसके अलावा आप देखिए इसमें एवदिव्स्क है और साथ ही शेख रस्क है। ये सब कुछ जितने भी इलाके आप देखेंगे ये रूस से सटा हुआ बॉर्डर है, ये सब पूर्वी यूक्रेन है और इस यूक्रेन के इस पूरे हिस्से को रूस अपना मानता है। रूस का ये मानना है कि ये जो हिस्से हैं ये रूस प्रो लोगों के हैं और रूस का ही ये हिस्सा है। इसीलिए रूस की कोशिश है कि पूरा का पूरा जो पूर्वी यूक्रेन है वो रूस के कब्जे में आ जाए और इसी को लेकर के ये जो इलाके हैं, कुपियांस्क देख रहे हैं आप, लिमांस्क देख रहे हैं, एवदिव्स्क देख रहे हैं, शेख रस्क देख रहे हैं और बखमुट आप देख रहे हैं, इन हिस्सों पर अब टारगेट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इनको रूस अपने कब्जे में कर सके। तो चलिए एक बार फिर से अगर आप इस हिस्से को देखें और आपको हम समझा सके तो ये जो मैप है ये देखिए, ये क्या जो पीला हिस्सा है वो क्या है, रूस है, और ये जो लाल है वो यूक्रेन है, यूक्रेन का मैप है। ये जो इलाका है यूक्रेन का ये है पूर्वी यूक्रेन जो कि रूस से लगता है। इसमें कौन कौन से वो शहर हैं, यहाँ देखिए कुपियांस्क है, इसके बाद लिमांस्क है, एवदिव्स्क है, शेखरवस्क है और साथ ही साथ है बखमुट जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। तो ये जो पूरा ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है रूस इसको अपना ही हिस्सा मानता है। रूस का ये मानना है कि हमारा ही है, इसलिए ये जो, और सबसे बड़ी बात है इसको अगर आप इस तरीके से भी समझे कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो काफी हद तक रशिया प्रो हैं। अगर इसको और बेहतर तरीके से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट समझा पाएं, जनरल सिवाच, अगर आप इसको और अच्छे से हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि क्यों जो ईस्टर्न यूक्रेन का ये तमाम हिस्सा है वो रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रूस क्यों इसको अपना मानता है। रूस का कहना है कि यहाँ के लोग तो हमारे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें कोई शक नहीं, ये जितना यूक्रेन का इलाका है, डोनबास का जो डोनेट्स्क लुहांस्क है और कहीं तक खारासोन जापोरोजिया तक, और जिसके अंदर शेख रस्क भी आता है, बखमुट भी आता है, इसमें से 60 से 70% लोग जो हैं रशियन स्पीकिंग हैं, 18% के पास पासपोर्ट रशियन है। तो इनका टिल्ट हरदम रशिया की तरफ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और सच्चाई है, बखमुट अगर आप देखें, क्रीमिया बखमुट है जो गेटवे टू ईस्ट यूक्रेन, और बखमुट क्रीमिया के बहुत नजदीक है। और कहीं ना कहीं शक पड़ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं यूक्रेन क्रीमिया पे अटैक करेगा जिसको रूस ने 2014 में लिया था। इसलिए वो चाहता है क्रीमिया के और यूक्रेन के बीच के अंदर कुछ इलाका रूस के पास हो। और मुझे लगता है जिस प्रकार से बखमुट लिया है या शेख रस्क लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सच्चाई ये है कि ये जो इलाका आपने बोला ईस्ट यूक्रेन का, रूस इस चीज को सहमत हो सकता है कि इसको बफर जोन बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर रशियन स्पीकिंग लोग हैं, रशियन पासपोर्ट भी हैं, और ये एक बीच में बफर होगा रूस के बीच में और नाटो के बीच में, अगर यूक्रेन नाटो में हो भी जाता है, क्योंकि ये एक सोल्यूशन हो सकता है, ये नहीं कतई कि होगा। बफर जोन ये सारा इलाका तरीके से समझा पाए, बफर जोन किस तरीके से रूस की मदद कर सकता है? बफर जोन इसलिए मदद कर सकता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूस बार बार कह रहा है अगर यूक्रेन नाटो में आ जाता है तो नाटो बिल्कुल उनके दरवाजे पे आ जाता है और न्यूक्लियर हथियार लगा सकता है। और इसीलिए रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद यही था कि अगर यूक्रेन पहले ही मान जाता कि हम नाटो का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर ये लड़ाई नहीं होनी थी। ये भी सच्चाई है, उसको उकसाया गया वेस्टर्न कंट्रीज ने और वो नहीं माना, और इसीलिए ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। मगर अब ये एक सोल्यूशन बताया जा रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में बफर जोन बन जाता है जिसकी करीब 250 से 300 किलोमीटर डेप्थ है और उसकी लंबाई करीब पूरे ईस्ट यूक्रेन से लेके साउथ यूक्रेन तक है 1700-800 किलोमीटर, तो वो एक सोल्यूशन है। तो अब मुझे लगता है कि वैसे भी रूस ये ईस्टर्न यूक्रेन जिसको वो अपना हिस्सा समझता है, जिसमें लोग उसके अपने हैं और वहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट पहले भी चली हुई थी, और उसको अब ले रहा है धीरे धीरे
क्योंकि जब उसने शुरू में ले लिया बड़ी था, बात आप कह रहे हैं उसके सर, यानी कि रूस की बहुत लंबी प्लानिंग है और किसी भी स्थिति से अगर आगे निपटना पड़ा तो उसको लेकर कि रूस की कहे एक तरह से तो पहले से ही की जा रही तैयारी है। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग से एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का हमला, यस्क के एयरबेस पर अटैक का दावा किया गया है। यूक्रेन ने Tu-141 ड्रोन के जरिए ये अटैक किया है। यूक्रेन के हमले में रूस को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन Tu-141 को मार गिराया है। रूस के वॉर चैनल राइबर ने इस हमले की पुष्टि की और यह भी कहा है कि रूस को इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर यह हमला किया है। धुआं आपको जरूर नजर आ रहा है, आग का गोला जरूर नजर आ रहा है, लेकिन रूस के वॉर चैनल राइबर ने इस हमले की पुष्टि के साथ ही ये भी कहा है कि रूस को इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है और यूक्रेन का जो ये वार था वो खाली गया है। रूस को इसके कोई भी नुकसान नहीं उठाने पड़े हैं। तो रूसी एयरबेस पर जो यूक्रेनी अटैक है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा धमाका यस्क एयरबेस पर हुआ है। धमाके के बाद आग की लपटें भी नजर आई हैं और आपको हम चलिए और बेहतर तरीके से अगर ये दिखा पाए तो ये यूक्रेनी जो Tu-141 ड्रोन है उसी से हमले का दावा किया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर अभी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही जो यस्क एयरबेस है उस पर यह बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन की कोशिश ये थी कि इससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन राइबर की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि रूस को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। रूस ने Tu-141 ड्रोन को मार गिराया है। धमाके के बाद आग की लपटें हालांकि इस हमले के बाद जरूर नजर आई और यूक्रेनी Tu-141 ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। रूस ने इस ड्रोन को पहले ही मार गिराया क्योंकि रूस का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और ऐसे किसी भी हमले का जवाब देना जानता है। रूस ने यूक्रेनी अटैक की बात को नकारा है। हालांकि मिलिट्री ड्रिल्स के कारण ये आग लगी, ये भी रूस की तरफ से कहा गया है, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि इसको अंजाम दिया गया था यूक्रेन की तरफ से। यस्क के बेस पर रूस का सुखोई 34 बॉम्बर मौजूद है और ऐसे में रूस इस हमले की बात जरूर नकार रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि रूस को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जनरल सिवाच, ये जो पूरा का पूरा वॉर है इसमें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें हम देखते हैं कि कभी अटैक की बात स्वीकारी जाती है, कभी ये कहा जाता है कि हम पर अटैक हुआ ही नहीं। ये जो युद्ध है, क्योंकि आप खुद जंग के मैदान में रहे हैं, डिफेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जरा ये समझाइए कि ये कितना इंपैक्टफुल होता है किसी भी युद्ध में, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, जो प्रेशर टैक्टिक्स होती है। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, इंफॉर्मेशन वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर मॉडर्न लड़ाई का एक बहुत बड़ा टू टंग है और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो यूक्रेन अच्छा कर रहा था क्योंकि यूरोप का सारी कंट्री नेटो उसके साथ थी तो उनकी प्रेस थी और इसमें जो रूस था उसकी जो की तरफ की बातें बहुत कम आ रही थी, तो ये एक तरफा था। मगर अब रूस भी इसलिए चौकन्ना होगा, रूस भी अपनी साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉर को बहुत जोरों से कर रहा है। मगर अब जो लड़ाई का मोड है, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अब यूक्रेन जो है वो अभी रूस के मेन इलाकों में अटैक करना स्टार्ट कर गया है। पहले क्या था, ये लड़ाई यूक्रेन में ही थी और या तो यूक्रेन में या उसने क्रिच ब्रिज है जो यूक्रेन को से लिया हुआ इलाका क्रीमिया जिसको जोड़ता मेनलैंड। मगर अब कुछ एक दिनों से अब यूक्रेन जो है मेन अटैक ड्रोन से वो रूस के मेन ऑफेंसिव हो रहा है जी। अभी तक डिफेंसिव था लेकिन अब ऑफेंसिव भी नजर आ रहा है। एंग्रेस में भी उसने किया, हाँ एंग्रेस जो उनकी एयरफील्ड है उस पर भी अटैक किया। अभी ये जो Su-34 बॉम्बर थे उसके ऊपर अटैक किया Tu-141, क्योंकि सच्चाई है ड्रोन दोनों तरफ से बहुत बड़ा एक प्रकार से गेम चेंजर हो गए हैं और यूक्रेन ने Tu-141 बरकतार जो ड्रोन हैं उसकी मदद से बड़ा अटैक किया है। बिल्कुल सर, और इस तरह से रोजाना जो खबरें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को और बेहतर तरीके से हम आगे भी समझाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत को यहाँ तक बढ़ाने के लिए।